स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सॉल्यूशन। सो आज के इस वीडियो में आपको जो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो केमिस्ट्री का है सॉल्यूशन, उसके एक्सरसाइज के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस है और क्या क्या आपको एज अ आंसर लिखना है, वही सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑलरेडी चैप्टर पूरा कवर हो चुका है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप जो है चैनल पर जाके इसके वीडियोस देख सकते हो। इसलिए कहता हूँ कि जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना कर सको। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो शायद हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने मिस भी किए हो, और ठीक है, क्योंकि जो मुझे सही लगा वो सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पर कवर किए हैं। एमसीक्यूज आपके जो भी है सारे कवर किए, और आंसर्स जो है आपके आंसर द फॉलोइंग्स होते हैं। बाकी सारे जो भी चीज़ें हैं वो पूरा ये वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर टाइम नहीं है तो सेव करो या डाउनलोड करो, लेकिन बाद में देखो, पूरा देखो, स्किप मत करना, ठीक है। सो देखो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, एमसीक्यूज तो आपको कर ही लेना है। इसको बाय हार्ट आप कर लो, चाहे जैसे भी आप याद कर लो, क्योंकि आपको बोर्ड्स में जो एमसीक्यूज आते हैं वैल्यूज चेंज होकर नहीं आते। 95% तक आपको जो है एज इट इज़ आपको एमसीक्यूज आता है। बहुत ही रेयर केस में यहाँ पे वैल्यूज जो है चेंज होके आते हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू रहा तो, ठीक है। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ अ सोल्यूट इन अ 2 मोल ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दिया है कितना, 24 दिया हुआ है यूनिट आपको, ठीक है। 24 यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, कितना आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो है आपको 2 मोल्स के लिए दिया हुआ है, बराबर। 2 मोल्स के लिए दिया है, तो आप क्या करोगे, 22 डिवाइड बाई 2 करोगे यहाँ पे। आपको क्या आ जाएगा, 12 mmHg आ जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी। देखो कॉन्सेंट्रेशन बताया भी था आपको वीडियो में। इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी। हम लोग मोलैरिटी वाला फॉर्मूला भी किए थे, अगर याद होगा तो, वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह उसमें सब बताया। तो देखो एम, कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल एम आपका मोल के लिए हो जाता है, फिर W1 W2 डिवाइड करते हैं उससे। तो चलो, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए, तो आपको सब पता चल जाएगा। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल, राइट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मैं सोल्यूशन का बोलूँ तो वो किस पे होगा, मेजरली नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर होगा। मतलब सोल्यूट आपका जो होता है मिक्सअप होता है एंटायरली किसके साथ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के साथ। यहाँ पे 95% जो होता है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, वही आपका फाइनल सोल्यूशन बनता है। चलो अगला है अपने पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। भाई वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हायर होता है, इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या प्योर सॉल्वेंट का हायर होता है। ये गलत है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर देन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर देन दैट ऑफ सोल्यूशन, ये करेक्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। भाई osmotic pressure of solution is greater than that of solvent. Osmosis is a colligative property, ये wrong है, colligative नहीं है। अगला है, living cell contains a solution which is isotonic with 0.3 molarity sugar solution, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है, right. What osmotic pressure develops when the cell is placed in 0.1 KCl सोल्यूशन एट बॉडी टेम्परेचर। उसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे 0.3 आपको दिया हुआ है शुगर सोल्यूशन का। व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.1। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग का पार्ट यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, आप सॉल्व करो इसको। 4.92 आएगा। ये जो है सॉल्व्ड एग्जाम्पल में मैंने वीडियो में भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये जो है सॉल्व्ड एग्जाम्पल में मैंने वीडियो में भी सॉल्व किया हुआ है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर जो है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 7.65 एट 310 केल्विन। एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ क्या लिखा है, ग्लूकोज आइसोटोनिक विद ब्लड हैज़ द परसेंटेज बाय वॉल्यूम 5.41, स्टैंडर्ड है 5.41।
ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड का ये स्टेटमेंट में भी आया हुआ है, थ्योरेटिकल पार्ट है आपका 5.41%। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। चलो अभी सोल्यूशन की बात आते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या है। सो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ, क्या क्या आपको मेंशन करना है वगैरह, क्योंकि जो भी चीज़ें सारा हमारा डिस्कस हो चुका है। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और इन बिटवीन डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, पहले भी कर दोगे डेफिनेशन के पहले, उसके बाद डेफिनेशन लिखोगे तो भी चलेगा। क्या क्या की एलिमेंट आपको यहाँ पे जो है इंक्लूड करना है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डायग्राम तो एज इट इज पूरा लिख दो आप। शुगर सोल्यूशन हो गया आपका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। सो ये एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है, ठीक है। सो इसको एज इट इज आप लिखो। डेफिनेशन मेंशन करना ना भूलो, जहाँ पे आपको जो है कीवर्ड मेंशन करना जरूरी है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द एक्सेस मैकेनिकल प्रेशर। डिफाइंड एज व्हाट? एक्सेस मैकेनिकल प्रेशर। डिफाइंड एज व्हाट? excess mechanical pressure required to apply to a solution separated by semi permeable membrane। ओके, सो ये सारे कीवर्ड्स जो है आपको लिखना ज़रूरी है। सो ये इंपॉर्टेंट है, वेटेज देगा आपके आंसर को। सो थोड़ा बहुत डेफिनेशन जो है आप उसको याद करके जाएं, ओन वर्ड्स में ना लिखे तो बेटर होगा। एक्सप्लेनेशन में आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, यहाँ पे अगर आप ओन वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट को समझ लो और उसके बाद आप इसको ओन वर्ड्स में लेंथी बना के लिख सकते हो। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आता है। आप जो है स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न आपका देख सकते हो यहाँ पर, और उसके अलावा जितना आपको रिक्वायर्ड होगा वो हिसाब से आप पॉइंट वाइज में मेंशन करके लिख सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो इस तरीके से पैराग्राफ में मत लिखो, ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं माना जाता। पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो। पॉइंट वाइज यानी ये एग्जामिनर को थोड़ा सा मतलब लाइक एग्जामिनर के लिए बहुत ही मतलब उन्हें पढ़ने में भी मज़ा आता है और लगता है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टूडेंट ने लिखा है, यानी उसको सब पता है और ये हो सकता है इस टॉपिक पे एक्सपर्ट हो, सारी चीज़ें जानता हो, तो वो बिना देखे भी आपके आंसर्स को जो है यहाँ पर मार्क्स दे सकता है। मतलब इंप्रेशन क्रिएट करना ज़रूरी है, तो पॉइंट वाइज लिखो और जो भी हैवी कीवर्ड्स है आपको उसको आप जो है अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि आप बता सकते हो एग्जामिनर को कि भाई आपने हैवी कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, मतलब आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है। सो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ना भूले अगर आप बोर्ड्स का पेपर लिख रहे हो तो, या कोई भी आप जो है फुल लेंथ पेपर लिख रहे हो आपका, ठीक है। सो सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है किस तरीके से लिखना है इसको। चलो तो नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन यहाँ पे, अ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी एंड नॉट इन मोलैलिटी while considering osmotic pressure, why? So इसका रीजनिंग भी आप लिख सकते हो, जिसका हमने प्रूफ देखा था, पाई इज इक्वल्स टू CRT। सो जो आपका एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, वैसे ही यहाँ पे जो N/V है उसको आप जो है C कंसिडर कर सकते हो, और P जो है आपका यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। सो PV इज इक्वल्स टू NRT वाला फॉर्मूला आप जो है यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। सो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है ये एक्सप्रेस किया जाता है मोलैरिटी में बट नॉट इन मोलैलिटी ड्यू टू दिस। सो इसके लिए भी आप पॉइंट्स इतना मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, दिस इज बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आर मेड एट अ सर्टेन कांस्टेंट प्रेशर। सो एक कांस्टेंट प्रेशर का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर वाला। मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बट मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैरिटी इज राइट, मोलैरिटी जो है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। हेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट्स कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी। हालांकि इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, बट 4 पॉइंट्स आप मिनिमम लिख सकते हो यहाँ पर। सो ये सारे आपके जो शॉर्ट आंसर्स वगैरह होता है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। राइट द इक्वेशन रिलेटिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो देखो पता है इसमें अभी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ इतना ही है, यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जहाँ पर आप जो है डिफाइन कर सकते हो रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। लेकिन इन्होंने देखो आप किस तरीके से स्टेटमेंट आपको लिखना है। द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलाल कॉन्सेंट्रेशन, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना। सो एक्सप्रेशन इन मोल किलोग्राम इनवर्स ऑफ द सोल्यूशन, ये इसका ऐसा यूनिट लिख दिया यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। सो
यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें आप इतना पॉइंट वगैरह सब कवर कर सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टर यहाँ पे बताया असाइन किया हुआ है क्या, मतलब टीबी और आपका जो है केबी क्या है, केबी जो आपका है ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट वगैरह है, और केबी जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये पॉइंट वाइज आप जो है लेंथ बनाकर लिख सकते हो प्रॉपरली, क्योंकि बोर्ड्स को वही चाहिए कि आपका जो है अच्छा लेंथ होना चाहिए आंसर्स का, और डेफिनेशन चाहिए होता है, डायग्राम चाहिए होता है। सो वो ध्यान में रखो। अभी इतना कम मार्क्स के लिए 2-3 मार्क्स के लिए आप नहीं भी बनाओगे डायग्राम तो भी चलेगा, खाली पॉइंट में मेंशन करना मत भूलना। पॉइंट में चीज़ों को मेंशन करो, भले आपका आंसर कितना भी अच्छा हो या फुल लेंथ हो, पॉइंट में होगा तो स्कोप या चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे अच्छा स्कोर करने के। अभी यहाँ पे ये जो है छोटा सा न्यूमेरिकल है। सो न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल भी जो है उसके लिए चाहिए तो मैं पूरा एक नेक्स्ट अलग से ले लूँगा आपका सेशन, जहाँ पर न्यूमेरिकल्स पूरा कवर कर लूँगा वहाँ पे। और आपको जो है यहाँ पे सॉल्ट एग्जांपल में मैंने न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। सो क्या क्या गिवन टर्म्स है उसको लिखो, ये एक हैबिट रखो अगर आप बोर्ड्स का पेपर लिख रहे हो तो, चाहे CBSE का हो या फिर रेगुलर आपका स्टेट बोर्ड कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने जो है डिटेल्स किस तरीके से फेच किया है क्वेश्चन से, ठीक है। सो ये एक गुड प्रैक्टिस होता है। कुछ लोग डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कुछ लिखने के बाद ऐसा डॉट 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 करके इस तरीके से गिवन करते हैं। सो ये भी ठीक है, लेकिन इससे बेटर वाला है कि आप गिवन का एक अलग से सेक्शन बना दो, उसके बाद आप चाहिए तो इस तरीके से सोल्यूशन डाल सकते हो। सोल्यूशन डालने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल है आपका, क्या है यहाँ पे तो वेंट ऑफ फैक्टर आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एफ, वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू निकालना है। सो क्या क्या फ्रीजिंग पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, डेल टी का 0.43 है। सो डेल टी इज इक्वल्स टू आई के एम होता है। तो सब दिया हुआ है आपको यहाँ पर, सिंपल है, छोटा सा है, लेकिन इसको एक अट्रैक्टिव वे में लिखो तो आपको जो है इजीली मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। कैची होना चाहिए थोड़ा सा। उसके अलावा ये एक है वेंट ऑफ फैक्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। सो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि जो डेफिनेशन है उसको लिखना मत भूलो, डेफिनेशन लिखो। उसके बाद आप ये रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन है। सो आई का इन्होंने लिखा ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस तरीके से लिखा। फिर ये फार्मूला का एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सो इफ़ पॉसिबल आप जो है फार्मूला का एक्सप्लेनेशन भी लिखिए यहाँ पे। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो आई का इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सो ऑब्जर्विंग लोअर ऑफ वेपर प्रेशर, थ्योरेटिकल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये सारे पॉइंट 1 by 1 कवर किया है। सो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है आपके आंसर्स को लिखने के लिए। सो इसके बाद ये इसका पॉइंट दिया हुआ है इक्वल टू 1 पर क्या होगा, मतलब आपका जो है डिसोसिएशन में जाएगा या एसोसिएशन में जाएगा। तो ग्रेटर देन 1 के लिए डिसोसिएशन, लेस देन 1 के लिए एसोसिएशन, बराबर। और इक्वल टू 1 है तो क्या होगा आपका, ना तो आपका डिसोसिएशन होगा ना आपका एसोसिएशन होगा। उसके अलावा ये एक है यहाँ पे, हाउ इज वेंट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सो ये भी बहुत, यहाँ पे देखो ये चीज़ जो है आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, इतना कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है तो यही चीज़ समझना है। इसका सोल्यूशन आप समझ लीजिए, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको आप समझ के लीजिए। टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू m इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस mx अल्फा प्लस my अल्फा। ये प्रूफ आप जो है हैंड प्रैक्टिस करिए। देखो आप याद करोगे पढ़ के तो वो आपके माइंड को मतलब याद रहेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक रहेगा। लेकिन जब आप उसको हैंडी प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा भी बोला जाता है कि हाथों का भी मेमोरी होता है, हैंड मेमोरी भी होता है। सो एक्चुअली वो मेमोरी नहीं होता, लेकिन एक राइटिंग हैबिट बनने की वजह से आपका वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो है सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मतलब रिटर्न में करो। सिर्फ ये जो इतना पार्ट जो है और इसका जो सॉल्विंग है, मतलब सॉल्विंग यानी इतना पार्ट जो हो गया ये वाला, इस चीज़ को आप जो है हैंडी प्रैक्टिस करो। जो सॉल्यूशन होता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप हैंडी प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कॉन्सेप्ट समझ लो, लेकिन आपने जब तक उसको अपने हाथों से नहीं लिखा है तो फिर यार क्या ही बताओ, फिर तो हो गया आपका कल्याण। तो क्या करना है आपको, जो अगर आपके पास टाइम है तो मतलब अगर प्रिपरेशन कर रहे हो अभी और टाइम कम है तो आप जो है इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। इसके अलावा ये जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसा होता है, ब्रेक डाउन वगैरह कैसा होता है आपका। सो सारी चीज़ें आप जो है ये सब मसाला मिर्च होता है, ये आप कॉन्सेप्ट समझ के खुद के ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बट एक चीज़ याद रहे, जैसा मैंने आपको बताया, कीवर्ड प्रेजेंट होना ज़रूरी है।
ठीक है। सो कीवर्ड को मिस मत करो कहाँ पर भी, और एग्जाम पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आप कीवर्ड को अंडरलाइन करो, ठीक है। सो पेंसिल से आप जो है अंडरलाइन कर सकते हो। सो ये मैं हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप जो है इजिली आप मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। चलो ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट तो आपको, अगर कोई भी टीचर या कुछ भी जो भी है, कितना भी अच्छे से अच्छा क्यों ना पढ़ाता हो, या आपको जो है एवरेज भी क्यों ना पढ़ाता हो, वो जो अपने हिसाब से पढ़ाएगा उसको आप समझो। और उसके बाद आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए फॉर्मेट को रीड करना है। 1 से 2 बार आप रीड करो, रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्या स्टेटमेंट लिख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको याद करना है, आप सिर्फ उसको रीड करोगे तो भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से लिखना है। सो रीडिंग का हैबिट बनाओ, इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख सकते हो। और जितना आपको पता है, जितना नॉलेज आपको पता है, उतना आप जो है पेपर में एक्सप्रेस कर सकोगे। जब तक आप 2 चीज़ बोल रहा हूँ आपको, रीडिंग करो एक तो, और दूसरा जो आपका सल्यूशन होता है या फिर जो प्रूविंग पार्ट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं प्रूविंग पार्ट। मतलब जो क्वेश्चन पूछा ना, वेंट ऑफ फैक्टर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, सो इसमें जो है आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो, ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। अगर बाय चांस आपके पास टाइम नहीं है और अगर आपने ये नहीं लिखा तो भाई इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है चलेगा, लेकिन बंदे ने ये तो लिखा, जो आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आपने ये तो लिखा, तो आपको पता है, तो मार्क्स डिडक्ट हो गए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये थियोरेटिकल पार्ट लिख के आते हो तो इससे क्या हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि भाई ये तो यहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट रीडिंग का, वो ये भी नहीं सोचेगा कि आपने रीडिंग किया क्या किया है, खाली कुछ भी, मतलब समझ रहे हो ना आपके किस तरीके से लिखा है, ऐसा रैंडमली कुछ भी लिख दिया। तो एक वो पॉइंट ऑफ व्यू, एक वैसी थिंकिंग भी आती है एग्जामिनर को। तो आप थोड़ा सा समझो, उनके भी माइंड को रीड करने की कोशिश करो आप, कि वो क्या चाहता है आपके सल्यूशन में। तो वो थोड़ा जो है क्रिएटिविटी आपको आपके अंदर लाना पड़ेगा। सो ठीक है। सो और जितना हो सके उतना आप मॉक टेस्ट वगैरह दो या प्रीलिम्स वगैरह दो, जो भी कोई आप इंस्टीट्यूट में हो, या फिर अगर आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव का बुक्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, ठीक है। सो आप ट्राई कर सकते हो एक बार अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो आपके पास जो है आप उसी को रिफ़र करो, लेकिन कंप्लीट रिफ़र करो, ठीक है। चलो, व्हाट आर आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों के बीच में जो है कंफ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए, तीनों भी प्रॉपरली पढ़ के जाना, डेफिनेशन मत भूलना, ठीक है। सो इसमें क्या होता है आपका आइसोटोनिक वाले में, सो इसमें क्या होगा, आपका सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर। उसके बाद आप ये प्रूफ वगैरह लिख सकते हो, इतना पार्ट जो है उसके लिए आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए, और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। ये हाइपरटोनिक हो गया, जब ये आपका 2 सोल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी अ टाइप ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। फिर उसका भी आप यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो आप लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। सो ये जो जितना भी क्वेश्चन कवर किया है इसको आप थरोली रिवाइज करें, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के हिसाब से भी, और अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।